Hello friends, I hope you guys are doing well. And in this video, we will discuss 4th of July current affairs. We will discuss all the important news along with the static GK as we did earlier. तो हम स्टैटिक जीके कैसे कवर करते हैं? हम स्टैटिक जीके न्यू जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड अगर कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट है उसको हम साथ साथ पढ़ते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। इस तरह आपकी स्टैटिक जीके न्यूज़ के साथ कवर हो जाती है और बहुत इजीली आपको लर्न भी हो जाती है। So now let's start this session and start. What is the first news? First news is about Space Maitri mission. Recently, Australian government and NSIL has signed memorandum of understanding under Space Maitri mission to study the universe. तो यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और एनएसआईएल ने एक एमओयू साइन किया है स्पेस मैत्री मिशन के लिए। सो स्पेस मैत्री मिशन जो है वो बेसिकली किसके लिए है? स्टडी करने के लिए यूनिवर्स को। किसका मिशन है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का और इंडिया से एनएसआईएल। अब ये एनएसआईएल क्या है? एनएसआईएल इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच वर्क्स अंडर इसरो। इसरो इज योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका 1969 में बना था। एनएसआईएल एक प्राइवेट कंपनी है जो इसरो के अंडर में काम करती है स्पेस के लिए। ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस किसके पास है? मोदी जी के पास है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल भी मोदी जी के पास है। तो ये एनएसआईएल बना कब था? ये एनएसआईएल आपका 2019 में बना था और इन्होंने अपना फर्स्ट कमर्शियल मिशन लॉन्च किया था जेनस विच वॉज अ नैनो सैटेलाइट। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे एनएसआईएल के बारे में। अब एनएसआईएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये मिशन इस मिशन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो स्टडी कर सके यूनिवर्स को। और यूनिवर्स को वो स्टडी करेंगे तो जो ये मिशन है ये भेजा जाएगा बाय एनएसआईएल। इसको लॉन्च किया जाएगा बाय एनएसआईएल और इसको लॉन्च किया जाएगा एसएसएलवी रॉकेट से। एसएसएलवी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। दिस इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस सैटेलाइट जो भेजी जाएगी उसका नाम क्या होगा? इस मिशन के अंडर जो सैटेलाइट भेजी जाएगी उसका नाम होगा ऑप्टिमस और उसका वेट होगा 450 kg। रॉकेट यूज करेंगे एसएसएलवी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मिशन है और एनएसआईएल इसको लॉन्च करेगा। तो सिंपल सी न्यूज है, आप अच्छे से लर्न रखिएगा, याद कीजिएगा एनएसआईएल के बारे में। इसरो के अंडर ये काम करता है और जो ये स्पेस मित्र मिशन है इसके अंडर जो सैटेलाइट लॉन्च होगी उसका नाम होगा ऑप्टिमस। ऑस्ट्रेलिया में हम देख लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया में आपके 6 प्रोविंसेस आते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है उसके जस्ट साउथ में, और वी कैन से इन साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया दे हैव एन आइलैंड नोन एज तस्मानिया आइलैंड। तस्मानिया आइलैंड अलग से कोई कंट्री नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, लेकिन तस्मानिया आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आती है बास स्ट्रेट। ठीक है, तो तस्मानिया आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेटेड है बाय बास स्ट्रेट। और जो तस्मानिया आइलैंड है वो ऐसी अकेली ऑस्ट्रेलियन स्टेट है विच इज नॉट लोकेटेड ऑन द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। बाकी अदर प्रोविंसेस ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड पर ही लोकेटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तस्मानिया? कैपिटल ऑफ तस्मानिया इज होबार्ट। ये एग्जाम्स में पूछी जाती है तो इसको याद रखिएगा। देन एक क्वेश्चन आता है पर्थ से कि पर्थ किस रिवर के ऊपर है? तो पर्थ है आपका स्वान रिवर के ऊपर और ये कहाँ पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ इज इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था 2018 में? कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे इन गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट भी वहाँ पर एक सिटी है। वहाँ पे 2018 सीडब्ल्यूजी हुए थे और 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो भी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, अभी 2024 में आपको सब पता होगा कि पेरिस ओलंपिक्स होंगे। कहाँ पर होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। ठीक है, तो 2032 के ओलंपिक्स जो है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक बार सभी ओलंपिक्स बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर होंगे। तो 2024 में आपके ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। देन आपके 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में विच इज इन यूएसए। एंड देन 2032 में, हर 4 इयर्स के गैप के बाद होते हैं ना ओलंपिक्स, 2032 में आपके होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है सभी ओलंपिक्स जो अपकमिंग ओलंपिक्स की अपकमिंग ओलंपिक्स हैं उनकी सिटीज।
ठीक है, होस्टिंग सिटीज। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये इसकी कैपिटल है, यहाँ पर सॉरी इसमें है ब्रिस्बेन। और ये जो आइलैंड है ये तस्मानिया आइलैंड है, जो कि तस्मान सी में लोकेटेड है, और इन दोनों के बीच में बास स्ट्रेट आपकी लाई करती है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज़? नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट यूरोपियन यूनियन। अभी रिसेंटली हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो है उसके हेड अपॉइंट किए गए हैं एंटोनियो कोस्टा जी। तो वहां पर भी हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा था, अगेन हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है, अब हम यूरोपियन यूनियन काउंसिल नहीं, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, कि जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है जिसमें आपके 27 यूरोपियन कंट्रीज जो इसका मेंबर है या आती हैं इसके अंडर में, उसमें हंगरी एक ऐसी कंट्री है जिसको यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी अभी मिली है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी किसको मिली है? हंगरी को मिली है। यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1993 में बना था। विच ट्रीटी वाज साइन टू मेक द यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन के लिए साइन हुई थी maastricht ट्रीटी, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1993। और इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी ट्रीटी ऑफ लिस्बन, जो कि 2007 में साइन हुई थी, वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल बनाने के लिए साइन हुई थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन अगर पूछा जाए तो maastricht ट्रीटी आपकी साइन हुई थी, जो विच केम इनटू इफेक्ट इन 1993 एंड रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन बन तो 1993 में गया था, बट ये ऑफिशियली वन वर्क करना स्टार्ट करता है 2004 में। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का हेडक्वार्टर भी है। अब ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, तो नाटो से रिसेंट न्यूज क्या थी कि फिनलैंड और स्वीडन इसके न्यू मेंबर्स बने हैं, 32 मेंबर्स इसमें इसका पार्ट है। तो ये याद रखिएगा, आप पॉइंट रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, करते रहिए जब भी आप कोई भी करंट अफेयर्स या कोई भी न्यूज करते हैं, तो जैसे आप स्टेटिक जीके पढ़ रहे हैं तो रिलेट कीजिए चीजों को। अगर किसी का हेडक्वार्टर पूछा है, सपोज करो ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर? यूरोपियन यूनियन का भी आ गया, नाटो का भी आ गया। वॉशिंगटन डीसी में किसका आ गया? आईएमएफ का भी आ गया, वर्ल्ड बैंक का भी आ गया। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। देन यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अभी रिसेंटली हेड अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है अच्छे से, पूरा डिटेल में। देन और आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका ये होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। देन कितनी लैंग्वेजेस जो है यूरोपियन यूनियन में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 24 है। यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उन सभी की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो 27 मेंबर कंट्रीज का ये एक ग्रुप है जो एक साथ काम करती है, और इन सभी की करेंसी यूरो है। यहाँ पर 24 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ट्रीटी ऑफ यूरोप ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन किसको कहते हैं? maastricht ट्रीटी को कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन और maastricht ट्रीटी में कंफ्यूज मत होना। यूरोपियन यूनियन के लिए maastricht ट्रीटी आएगी, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के लिए ट्रीटी ऑफ लिस्बन आएगी। देन लेट्स टॉक अबाउट हंगरी। हंगरी की कैपिटल पूछी जा सकती है, बुडापेस्ट है, और यहाँ पर रिसेंटली पीएम बने हैं, अपॉइंट किए गए हैं विक्टर ऑर्बन जी। ठीक है, तो हंगरी की कैपिटल हो जाएगी बुडापेस्ट, पीएम हो जाएंगे यहाँ पर विक्टर ऑर्बन। ये आप हंगरी की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है एक यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एससीओ समिट। तो एससीओ समिट 2024 की कजाकिस्तान में होने वाली है, जहां पर इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे, और इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। पहले भी यही थे हमारे, लास्ट लोकसभा में भी यही थे ईएम, और अभी भी यही है। तो ईएम एस जयशंकर विल पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया इन एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। एंड 2023 में जो एससीओ की समिट हुई थी, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी 2023 में समिट इंडिया में हुई थी, 2024 में कजाकिस्तान में होने वाली हो रही है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एस जयशंकर फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एससीओ। एससीओ क्या है? एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1996 में बनाया गया था एज शांघाई 5, यानी कि इसका नाम पहले एससीओ नहीं था बल्कि शांघाई 5 था। और इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो जो थे ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। These were the 5 founding members of Shanghai 5.
which was made in the year 1996. देन 2001 में शंघाई 5 का जो नेम है वो चेंज करके एससीओ कर दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके जस्ट अपोजिट एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी है, जो ब्रिक्स बैंक जिसको हम कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शंघाई नहीं बल्कि बीजिंग चाइना। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी चाइनीज एंड रशियन। कितने मेंबर्स करंटली इसका पार्ट है? 9 मेंबर्स करंटली इसका पार्ट है। इंडिया पाकिस्तान इसमें 2017 में ऐड हुए। पहले इंडिया इसमें ऑब्जर्वर था, देन 2017 में इसका मेंबर बना, और ईरान इसमें 2023 में ऑफिशियली ऐड ऑन हुआ है। तो ये 3 मेंबर्स इसमें बाद में ऐड ऑन हुए। देन नेक्स्ट आपको मेंबर्स याद रखने हैं, और मेंबर याद रखने की ट्रिक है, ट्रक के ऊपर बैठ के पाकिस्तान से इंडिया आया। ये मेंबर्स को लर्न करने की ट्रिक है। टी फॉर ताजिकिस्तान, आर फॉर रशिया, यू फॉर उज्बेकिस्तान, सी फॉर चाइना, के फॉर कजाकिस्तान, के ई मीन्स किर्गिस्तान, एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान। तो ये हैं आपके 9 मेंबर्स ऑफ एससीओ और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रिसेंटली मीट एससीओ की होगी 2024 की कजाकिस्तान में, वहां पर फोकस क्या होगा? वहां पर फोकस होगा सिक्योर। सिक्योर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कल्चर, यूनिटी, रीजनल एंड एनवायरनमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर जो टॉक्स हैं वो की जाएंगी। एंड आपको एससीओ के सभी फैक्ट्स याद रखने हैं। एससीओ की समिट याद रखनी है, कहाँ पर होगी? कजाकिस्तान में होगी। और इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करेगा ये याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट समिट देख लेते हैं हम, जो कि रिसेंटली न्यूज में थी। मैं आपको ये इसलिए बताती हूँ कि अगर आपने कोई समिट ऐसी थी जो न्यूज में थी और पूछी जा सकती है एग्जाम में, और वो आपने नहीं पढ़ी है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो आपको लर्न भी हो जाएंगी। और आपको ये भी नहीं है कि अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको करेक्टली मार्क कर पाओगे। देन what there was the 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड, तो ये हुआ था बाली इंडोनेशिया में। रिसेंटली वर्ल्ड फ्यूचर समिट, एनर्जी समिट हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? अबू धाबी में हुई थी। न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 कहाँ पर हुई थी? बेल्जियम में हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर हुई थी? यूएई में हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। एंड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024 कहाँ पर हुई थी? साउथ कोरिया, सियोल में हुई थी। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। एंड यू विल, व्हाट इज योर होमवर्क? आप साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। Then let's move to the next news. Next news is about a military exercise which is nomadic elephant. तो नोमेडिक एलिफेंट नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसी है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। तो इंडिया मंगोलिया के बीच में नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। 2024 में ये उमरोई मेघालय में हुई है। कहाँ पर हुई है? उमरोई मेघालय में हुई है, और इसका 16th एडिशन कंडक्ट किया गया है। लास्ट ईयर ये मंगोलिया में हुई थी, यानी कि ये ऑल्टरनेट बेसिस पर होती है। इंडिया एक बार, इंडिया में एक बार, मंगोलिया में एक बार, इंडिया में एक बार, मंगोलिया में। 2023 में ये मंगोलिया में हुई थी। 2024 में ये कहाँ पर हो रही है? उमरोई मेघालय में हो रही है। 16th एडिशन इसका। मंगोलिया जो है वो कहाँ पर लाई करता है? ये चाइना और रशिया के बीच में लाई करता है। और यहाँ पर आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा, विच इज अ कोल्ड डेजर्ट। मंगोलिया की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है, उलान बटर इसकी कैपिटल है। क्या है मंगोलिया की कैपिटल? उलान बटर है। कहाँ पर लाई करता है? चाइना रशिया के बीच लाई करता है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया में। सम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस जो रिसेंटली न्यूज में थी वो है तरंग शक्ति, विच इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, यानी कि ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है और इसमें बहुत से नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान, जे फॉर जापान, इंडिया और जापान के बीच होती है।
IMT ट्राइलेट्स 2024 रिसेंटली ये न्यूज़ में थी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आए हैं या पूछे गए हैं। तो ये हुई थी इंडिया मोज़ेम्बिक और तंजानिया के बीच। और फोपिक्स एंड साइक्लोन एक्सरसाइज होती है आपकी इंडिया और इजिप्ट के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी एक डिफरेंट वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप जो रिसेंटली न्यूज़ में आती हैं उन सभी एक्सरसाइज को साथ साथ लर्न और रिवाइज करते जाइए। Then next news is about RBI. RBI joined Project Nexus for instant cross-border retail payments. तो RBI ने अभी क्या किया है, RBI ने क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट नेक्सस? प्रोजेक्ट नेक्सस किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है इनोवेशन हब ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का, यानी कि बीआईएस का। ये क्या है? ये बीआईएस का एक इनिशिएटिव है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए बाय इंटरलिंकिंग द डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसको अब आरबीआई ने ज्वाइन किया है, और इसको ज्वाइन करने से हमें क्या फायदा होगा? अगर आप किसी भी आसियान नेशन में हैं, आसियान में आपकी 10 कंट्रीज आती हैं, और ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें कि 10 मेंबर्स आपके आते हैं। और इसका 11th मेंबर अभी जो बनेगा वो होगा ईस्ट टाइमोर। अभी ऑफिशियली नहीं बना है बट बनेगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल है कि ईस्ट टाइमोर इसका 11th मेंबर बनेगा। तो अगर आप आसियान नेशंस में हैं तो वहां से आप इजीली यूपीआई के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आरबीआई का ये भी कहना है कि 2026 तक हम सभी आसियान नेशंस से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को इनेबल करा दें। तो ये फायदा होगा आप लोगों को आरबीआई के प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन करने से, कि आप आसियान नेशन से इजीली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे, फास्ट पेमेंट आप कर पाएंगे। और आरबीआई क्या है? आरबीआई को मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके सभी फैक्ट्स को डिस्कस किया है। आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बैंक है। 1935 में ये बना था और इसको हिल्टन यंग कमीशन से ने बनाया था। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे आपके ऑसबॉर्न स्मिथ या ओ स्मिथ। इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीवी देशमुख। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए ज्वाइन किया है। किसका ये इनिशिएटिव है? बीआईएस का इनिशिएटिव है। बीआईएस क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। 1930 में ये बना था। हेडक्वार्टर्ड इन बेसिल, बेसिल जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो ये एक तरीके से इंटरनेशनल बैंक है। तो इंटरनेशनल बैंक है तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज होंगी। कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है? 63 बैंक्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जो इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि किसका इनिशिएटिव है, बीआईएस का है। और बीआईएस के बारे में भी सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। आपसे मे बी एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है, वो किसका इनिशिएटिव है। ये भले ही वो क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अगर बाय चांस आपको अलग से स्टैटिक जीके में बीआईएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल गया और आपने ये सब चीजें जो हैं वो करंट अफेयर्स में पढ़ी हुई है, तो आप इजीली कर पाओगे इसको। बीआईएस हेडक्वार्टर पूछ लिया तो इसलिए आप करंट अफेयर्स के साथ साथ इसको पढ़ें। देन यूपीआई के बारे में हम देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके थ्रू आप सभी अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स आजकल करते हैं, और ये काफ़ी क्विक एंड सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको किसने बनाया था? एनपीसीआई ने बनाया था, 2016 में बनाया था। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि 2008 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब यूपीआई अभी क्या हो रहा है कि यूपीआई इतना सिक्योर है, इतना अच्छा फास्ट पेमेंट सिस्टम है, तो इसको डिफरेंट नेशंस ने भी अभी ज्वाइन किया है। यानी कि अगर आप श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, फ्रांस में हो, भूटान में हो, सिंगापुर में हो, तो वहां पर आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि यूपीआई काफी सिक्योर एंड फास्ट पेमेंट सिस्टम है, इसीलिए ये काफी ज्यादा कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है या इसके मेंबर बने हैं, और इसको 2016 में एनपीसीआई ने बनाया था।
एनपीसीआई का भी याद रखिएगा। एनपीसीआई आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी एनपीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक है। आसियान के बारे में अब देख लेते हैं। आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका मेंबर है। 10 मेंबर्स हैं करंटली इसमें। 11th मेंबर जो इसका बनेगा वो ईस्ट टाइमूर बनेगा। क्या इंडिया भी इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। In which year it was founded? It was founded in 1967। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हेडक्वार्टर्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो मैंने बीआईएस यहाँ पे बता दिया आपको, आरबीआई यहाँ पर बता दिया आपको, यूपीआई आपको यहाँ पर बता दिया, आसियान यहाँ पर आपको बता दिया। One news, four important things you have learned and all the facts about them। इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से इसको बस अपना लर्न करो और रिवाइज करो। ये मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के। और ये सिर्फ या ये लेट 2025 की नहीं, बल्कि ये अदर कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट दी सिबेक्स 2 मिशन, जो रिसेंटली न्यूज में है, और ये इंडिया का मिशन है। ठीक है, तो सिबेक्स 2 मिशन आपका इंडिया का मिशन है। ये एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। सिबेक्स 2 क्या है? एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है जिसको इंडिया ने बनाया है, और इसको नागपुर में बनाया गया है। और ये टीएनटी से 2 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। टीएनटी क्या है? ट्राई नाइट्रो टोलुएंट। तो ये छोटी सी न्यूज थी जो आपकी मैंने यहाँ पे कवर की है। सिबेक्स 2 याद रखिएगा, इंडिया का मिशन है, नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव ये इंडिया ने बनाया है, नागपुर में बनाया है। और टीएनटी से ये 2 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। टीएनटी की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टोलुएंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर न्यूज। इट इज अबाउट बेहदियन खलम फेस्टिवल। बेहदियन खलम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? मेघालय में मनाया जा रहा है, और जैंतिया ट्राइब इसको मना रही है ऑन जैंतिया हिल्स। मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, विच इज 100th स्मार्ट सिटी। एंड यू गाइस विल टेल मी विच वाज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो शिलोंग जो है वो शिलोंग प्लेटू के ऊपर लाई करता है, और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है? भेदियन फिल्म फेस्टिवल न्यूज में है, जो कि मेघालय में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का जो मेनलैंड है और मेघालय जो है, इन दोनों के बीच एक रीजन है जो इनको सेपरेट करता है, दैट इज राजमहल घाट। ठीक है, ये एग्जाम एसएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप इसको अगर यहाँ से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो जो ये गारो, खासी और जैंतिया ट्राइब्स हैं, ये मेघालय में आपकी लाई करती हैं, और इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि गारो, खासी एंड देन जैंतिया, ये तीनों ट्राइब्स हैं जो कि गारो, खासी और जैंतिया हिल्स के ऊपर रहती हैं। गारो हिल्स पर आपका नॉकरेक नेशनल पार्क है। सो देयर मे बी क्वेश्चन कि इन मेघालय देयर इज नॉकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड, तो नॉकरेक नेशनल पार्क हो जाएगा गारो हिल्स पर। यहाँ पर मौसिनराम देखने को मिलेगी, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। और चेरापूंजी भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मेघालय के बारे में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। भले ही ये फेस्टिवल आपसे ना पूछा जाए, बट मेघालय से कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट हम तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लर्न कर लेते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज में भी थे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो है शिग्मो फेस्टिवल जो गोवा में सेलिब्रेट होता है, पोंकालियामन फेस्टिवल तमिलनाडु में, और चिथराई फेस्टिवल ये दोनों ही तमिलनाडु में सेलिब्रेट होते हैं। बोहाग बिहू, बिहू से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल है असम में आएगा। लोंगटे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, एंड सिंग खिलांग फेस्टिवल मेघालय में। तो मेघालय से यहाँ पे आपने 3 फेस्टिवल देखी, बेदिन खलम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इन जो कि शिलोंग मेघालय में मनाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है चेरी ब्लॉसम। ठीक है, और सेंट खिलांग ये भी मेघालय में। चेरी ब्लॉसम अच्छे से याद रखिएगा। देन लेट्स डिस्कस अनदर न्यूज। इट इज अबाउट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो ये मैंने अभी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था इसके बारे में।
तो अब रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको नवरत्न कंपनी बना दिया गया है। अब ये नवरत्न कंपनी होना क्या होता है? तो इंडिया में आपकी 3 टाइप्स की कंपनी होती हैं। एक महारत्न कंपनीज, एक नवरत्न कंपनीज और एक मिनी रत्न कंपनीज। टोटल 13 कंपनीज इंडिया में महारत्न कंपनीज कहलाती हैं और हैं, और 16 कंपनीज आपकी नवरत्न कंपनीज हैं और 54 कंपनीज आपकी मिनी रत्न कंपनीज हैं। अब किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी कब बनाया जाता है? तो किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी तब बनाया जाता है जब उसका टर्नओवर जो है और प्रॉफिट जो है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा हो या 50,000 करोड़ हो, तो वो कंट्री नवरत्न कंपनी बना दी जाती है। अब रिसेंटली न्यूज में था मिनी रत्न कंपनी बनाया गया था सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। तो अब टोटल मिनी रत्न कंपनीज आपकी हो गई हैं 54, नवरत्न 16 एंड महारत्न 13। तो एमडीएल आप याद रखिएगा, मज़ेगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। 1934 में ये बना था और इसका ये आईएनएस बनाता है, यानी कि आपके शिप्स बनाता है, इंडियन नेवी शिप्स बनाता है। इसके अलावा जीआरएसी है जो आपकी इंडियन नेवी शिप्स बनाता है। एंड यू गाइस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जीआरएसी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब मैंने ये न्यूज़ में था और बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। तो आईएनएस नीलगिरी जो है वो मजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने पहला शिप बनाया था। रिसेंटली इन लोगों ने आईएनएस महेंद्रगिरी बनाया है। इसको 1934 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। मुंबई में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है या इम्पोर्टेंट फैक्ट है मुंबई से रिलेटेड, अटल सेतु ब्रिज। ठीक है, जो अभी रिसेंटली 2024 में लॉन्च वी कैन से इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। सेल सिटी आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, उल्हास रिवर के ऑन द बैंक ऑफ उल्हास रिवर। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर न्यूज़। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थे। तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ स्टैटिक जी के एंड रिसेंट कोई भी अगर न्यूज़ है तो ऐसा भी नहीं है कि आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ वीडियो से ही रिवाइज कर रहे हो। साथ ही साथ आप अपनी करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो, साथ ही साथ आप अपनी स्टैटिक जी के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। प्लीज शेयर दैम एज मच एज पॉसिबल। सो अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं हम। एनएस राजा सुब्रमणी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देन दिनेश कार्तिक हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज आरसीबी कोच। इन्होंने आईपीएल से जो है रिटायरमेंट ले लिया था, तो अब ये आरसीबी के कोच बन गए हैं। सुजाता सोनिक हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। एमएच स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र हियर। CS Shetty साहब हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एसबीआई न्यू चेयरपर्सन और ये रिप्लेस करेंगे दिनेश खरा को। मनोज कुमार सिंह हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। एंड कपिल देव has become president of प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो गोल्फ से याद रखिएगा, कपिल देव का नाम जुड़ा है, मनोज कुमार सिंह यूपी के न्यू चीफ सेक्रेटरी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। Now let's discuss another news. It is about Plastic Bag Free Day. So International Plastic Bag Free Day हम मनाते हैं 3rd of जुलाई को। ये क्यों मनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो काफी हार्मफुल है आपकी एनवायरनमेंट के लिए। उसको बैन करने के लिए और वी कैन से लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाते हैं ऑन 3rd of जुलाई। कौन इसको सेलिब्रेट करता है? यूएन इसको सेलिब्रेट करता है। और 19 इससे एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जुड़ा है, वो 1930 में हुआ था। पॉलीएथिलीन जो है, पॉलीएथिलीन जिसको आप बोलते हो कि हमारे पास पॉलीथीन, तो पॉलीथीन आपकी पॉलीएथिलीन से ही बनती है। ठीक है, पॉलीएथिलीन मैं आपको बता देती हूँ कि जो एथिलीन होती है उसके बहुत सारे वी कैन से मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो पॉलीएथिलीन बनाते हैं। तो वो केमिकल जो है रिलीज हुआ था इंग्लैंड में इन द ईयर 1930। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट यूएन जो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3rd of जुलाई को मनाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया में 1st of जुलाई 2023 से ही बैन कर दिया जा चुका था, बट अभी भी आपको ये मार्केट्स में देखने को मिलेगी कि ये यूज की जाती है।
और रिसेंटली टोबैको जो है वो तेलंगाना में बैन कर दिया है, ये भी न्यूज़ में था। मैं आपको यहाँ रिवाइज करा देती हूँ साथ साथ। कोई भी अगर रिलेटेड न्यूज़ है तो वो आप यहाँ पे रिवाइज कर पाते हो। देन आपकी जुलाई से इम्पोर्टेंट डेज हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे इम्पोर्टेंट है एक तो आपका, जो 1 जुलाई को होता है, और वर्ल्ड यूएफओ डे इम्पोर्टेंट है 2 जुलाई को। बाकी आप स्किप कर सकते हो। और ये इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो 3 जुलाई को आपने मनाया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट तालिबान। अब ये तालिबान क्या है? तो आपने देखा होगा 2021 में बहुत ज़्यादा हेवॉक एंड इंटरनेशनल वॉर हुई थी अफगानिस्तान में आफ्टर द यूएस विथड्रॉवल। अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस जो हैं वो रहती थी और उन्होंने 2021 में विथड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो उसी को लेकर अब यूएन कॉन्फ्रेंस तब से चल रही है, और जिसको नाम दिया गया है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। तो अभी रिसेंटली 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान होस्ट की गई थी इन दोहा, कतर, जहाँ पे तालिबान ने पार्टिसिपेट किया है और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव थे जबिनहुल्ला मुलाइदीन जी। तो ये तालिबान से रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में पार्टिसिपेट किया, दोहा, और दोहा कतर में ये आए। दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर। और जो इससे पहले 1st और 2nd यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हुई थी, वहां पर तालिबान को इनवाइट नहीं किया गया था। दिस ईयर दे हैव बीन इनवाइटेड एंड दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, और अदर 25 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर टोटल 25 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा यूएन ने, एससीओ ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, 4 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, यूएन, एससीओ एंड आपका आईओसी एंड ई। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में, जो कि 3rd नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट प्यूमा इंडिया। तो आपको एम्बेसडर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसके अभी एम्बेसडर कौन बने हैं, इसके एम्बेसडर कौन बने हैं। तो प्यूमा इंडिया ने रियान पराग को और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी एम्बेसडर बनाया है प्यूमा का। ठीक है, तो प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं? रियान पराग जी एंड नीतीश कुमार रेड्डी जी। ये दोनों ही क्रिकेटर हैं। रियान पराग जी असम से हैं और नीतीश कुमार रेड्डी आपके आंध्र प्रदेश से हैं। इसके अलावा प्यूमा इंडिया के अदर एम्बेसडर्स हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मोहम्मद शामी क्रिकेटर एंड मैरी कॉम अ बॉक्सर। इसके अलावा आप एडिडास का याद रख सकते हैं। एडिडास के एम्बेसडर्स हैं आपकी हिमा दास एंड रोहित शर्मा। तो प्यूमा इंडिया के हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा एडिडास के हैं। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप लोग मुझे बताएंगे। बिकॉज T20 वर्ल्ड कप से तो उन्होंने ही अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इसके अलावा थर्ड पर्सन कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन थे जिन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। Now let's discuss another news. It is about Shah Rukh Khan, and he will be honored at Locarno Film Festival with Leopard Honor Award. शाहरुख खान को क्या मिलेगा? लेपर्ड ओनर अवार्ड दिया जाएगा लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो है इसका होस्ट होगा स्विट्जरलैंड। यहाँ पे देवदास मूवी को प्ले किया जाएगा और शाहरुख खान विल बी ऑनर्ड विद लेपर्ड ओनर अवार्ड। शाहरुख खान की आईपीएल टीम है केकेआर, जिसने अभी आईपीएल भी जीता। और ये सेकंड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है। फर्स्ट हाईएस्ट जो आपके हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है वो विराट कोहली हो जाएंगे। सेकंड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी आपकी शाहरुख खान है। और रिसेंटली आलिया भट्ट भी न्यूज में थी बिकॉज उनको सऊदी अरब की साइड से जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Then next news is about world's first AI ड्रेस, और इसके ऊपर रोबोटिक स्नेक्स लगे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर लगाना भूल गई। बट ये जो एक एआई ड्रेस है, आप वी ऑल नो कि एआई हर फील्ड में है अब, कि हर कोई फील्ड में एआई वर्क कर रहा है। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस भी अब बना दी गई है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? रोबोटिक स्नेक्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और एआई टीचर है आइरिस। एआई समिट अभी हुई थी इंग्लैंड साउथ कोरिया में। एआई स्कूल बना था केरला में। एआई सिटी ऑफ इंडिया इज लखनऊ।
एंड एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ इंडिया, यूएसए का अलग है। ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ इंडिया इज देविका। तो ये सभी जो भी मैंने आपको बताए हैं फैक्ट्स, ये इंडिया के हैं। ये आई टीचर इन इंडिया, आई एआई स्कूल इन इंडिया केरला। और ये मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किए हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इनको रिवाइज किया होगा। और यहाँ पर आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी 4 जुलाई की, वो सभी फिनिश होती है। और मैंने सभी को अच्छे से डिस्कस किया अलोंग विद द स्ट्रेटेजी के एंड अलोंग विद द recent appointments, festivals which were in news. तो ये बेस्ट वीडियो है अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करनी है और स्टैटिस्टिक्स कवर करना है। तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए इसको। एंड इफ यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज do press the like button and subscribe to my channel, and tell your friends and siblings about this particular channel. Also, it is not particularly for AIL Life 2025. If you are preparing for other law entrance exams और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मोर देन इनफ है करंट अफेयर्स जो मैं आपको कवर कराती हूँ। ठीक है, एंड आई होप बेस्ट फॉर यू पीपल। So let's meet in the next video. Thank you so much for watching my videos and sessions. Bye.